डिस्कस करने वाले हैं डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक। डी ब्लॉक व एफ ब्लॉक तत्व बिल्कुल इंपॉर्टेंट टू दी पॉइंट बात करूंगा मैं आपसे, जिसमें सबसे पहले जो इंपॉर्टेंट बात आती है क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। क्रोमियम और कॉपर का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, क्रोमियम का विन्यास और कॉपर का विन्यास दोनों ही इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम 24 नंबर पे आता है, कॉपर 29 नंबर पे आता है। तो क्रोमियम आर्गन के 18 3d5 4s1 ये विन्यास होता है क्रोमियम का, आर्गन का 18 3d5 4s1। और अगर कॉपर की बात करें तो आर्गन के 18 3d10 4s1 दोनों ही विन्यास इंपॉर्टेंट है। क्रोमियम या कॉपर का विन्यास एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो उठता है डी ब्लॉक में से, जिंक कैडमियम मरकरी संक्रमण तत्व नहीं है। डी ब्लॉक तत्वों को हम लोग संक्रमण तत्व कहते हैं, लेकिन जिंक कैडमियम मरकरी डी ब्लॉक तत्व तो है परंतु संक्रमण तत्व नहीं माने जाते। क्यों? क्योंकि संक्रमण तत्व हम उनको कहते हैं जिनकी सामान्य अवस्था या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में D10 विन्यास न हो, D10 विन्यास न हो मतलब D पूरा भरा ना हो। मतलब विन्यास कितना होना चाहिए? D1 से लेकर D9 तक। सामान्य अवस्था देखें या स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था देखें, किसी में भी विन्यास अगर D1 से 9 तक है यानी D पूरा भरा नहीं है तो वह संक्रमण तत्व माना जाएगा। परंतु अगर जिंक की बात करें हम तो जिंक की सामान्य अवस्था में विन्यास 3d10 4s2 होता है, और जब Zn+2 बनता है तो भी विन्यास 3d10 ही रहता है इसका। अतः चाहे हम सामान्य अवस्था देखें इनकी, चाहे हम इनकी सामान्य अवस्था देखें, चाहे हम इनकी स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था देखें, दोनों स्थितियों में इनका D पूरा भरा होता है, इसलिए इन्हें संक्रमण तत्व नहीं माना जाता, क्योंकि इनकी सामान्य अवस्था और स्थायी ऑक्सीकरण अवस्था में D पूर्ण भरा होता है। और संक्रमण तत्व हम उन्हें ही मानते हैं जिनमें D पूरा भरा न हो। तो जिंक कैडमियम और मरकरी इसीलिए संक्रमण तत्व नहीं है। उसके बाद अगला क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक तत्वों की 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व। 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था Mn दर्शाता है। 3D श्रेणी में सर्वाधिक ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाला तत्व Mn है। उसके बाद कहता है डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। डी ब्लॉक तत्व परिवर्तनशील ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाते हैं। क्यों? क्योंकि ये Ns इलेक्ट्रॉन के साथ साथ N-1d कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपयोग भी बंध बनाने में करते हैं। Ns इलेक्ट्रॉनों का तो करते ही करते हैं, इसके अलावा इसके N-1d में जो अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होते हैं उनका उपयोग भी बंध बनाने में भिन्न भिन्न संख्या में करते हैं। Ns इलेक्ट्रॉन के साथ साथ भिन्न भिन्न संख्या में N-1d कक्षकों के अयुग्मित इलेक्ट्रॉन का उपयोग भी बंध बनाने में करते हैं, इसलिए इनकी ऑक्सीकरण अवस्था जो होती है वो परिवर्तनशील मानी जाती है। फिर चुंबकीय प्रकृति में से क्वेश्चन आता है। एक चुंबकीय घूर्णन पक्का पूछता है। चुंबकीय घूर्णन का सूत्र है μ बराबर √n+2, जहाँ n जो है वो अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों की संख्या है। जैसे वो यूं दे देता है Z बराबर 28, यूं लिख देगा Z बराबर 28, यहाँ लिख देगा m+2 Z बराबर 28। अब अपने को सोचना है कि 28 नंबर पे कौन सा आता है। अगर सीधा निखिल कह दे तो अच्छी बात है, नहीं तो वो यूं दे देता है पेपर के अंदर m+2 और ब्रैकेट में Z बराबर 28। तो अपने को समझ आना है Z 28 दिया तो मतलब निखिल की बात कर रहा है, तो Ni+2 लेना है, Ni+2। अब Ni 28 नंबर पे आता है, तो आर्गन के 18, 4s के 2 20 और 3d के 8 28। जब Ni+2 बनेगा तो 4s वाले 2 निकल जाएंगे, 3d में 8 8 रह जाएंगे। जब 3d में 8 इलेक्ट्रॉन भरोगे आप तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 इलेक्ट्रॉन भरने के बाद 2 अयुग्मित बचेंगे। तो यहाँ n का मान 2 रख देना, जो n है इसका मान 2 रख देना। 2 2 + 2 2 + 2 4, 4 × 2 8 यानी √8 बन जाएगा, √8।
तो ये उत्तर आ जाएगा चुंबकीय आघूर्ण का। तो इस तरह से हम चुंबकीय आघूर्ण निकाल सकते हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन आता है संकुल बनाने की प्रवृत्ति। जो डी ब्लॉक तत्व है ये संकुल बनाते हैं, इसका मुख्य कारण क्या है? ये संकुल बनाते हैं, इसका कारण क्या है? तो इसका कारण एक तो इनका छोटा आकार है, छोटा आकार। दूसरा इनका आयनिक विभव उच्च है, उच्च आयनिक विभव, उच्च आयनिक विभव। और तीसरा कारण जो है इनके पास रिक्त N-1D कक्षक पाए जाते हैं, रिक्त N-1D कक्षकों की उपलब्धता है। तो ये तीन कारण रहते हैं कि डी ब्लॉक तत्व जो है संकुल बनाने की प्रवृत्ति रखते हैं। डी ब्लॉक तत्वों का आकार छोटा है, इनका आयनिक विभव उच्च है, रिक्त N-1D कक्षक हैं। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं वो अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं, क्यों? अंतराकाशी यौगिक बनाते हैं क्यों? क्योंकि इनमें क्रिस्टल संरचना होती है, इनकी क्रिस्टल संरचना होती है, BCC, HCP, FCC, ये क्रिस्टल संरचना होती है इनकी। अब क्रिस्टलों के बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान होते हैं। जैसे मान लो, मैं ये देखो, आप मान लो इस तरह से कोई अपने क्रिस्टल बना के देखें अगर, तो इन कणों के बीच में इस तरह से छोटे छोटे रिक्त स्थान आएंगे, ये वाले, इनके बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान आ जाते हैं। यहाँ ये वाले, ये रिक्त स्थान है। तो इनकी क्रिस्टल संरचना होती है और इन क्रिस्टलों के बीच में छोटे छोटे, इस क्रिस्टल संरचना में छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं। इन रिक्त स्थानों को हम अंतराकाशी स्थल कहते हैं। ये रिक्त स्थान जो होते हैं ना, ये रिक्त स्थान जो है इनको बोलते हैं अंतराकाशी स्थल, अंतराकाशी स्थल। अब अंतराकाशी स्थलों में छोटे अधातु जैसे हाइड्रोजन, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन ये समा जाते हैं। अब इनके समाने से बने यौगिक जो होते हैं वो अंतराकाशी यौगिक होते हैं। अंतराकाशी यौगिकों की जो कठोरता होती है वो सामान्यतः संक्रमण धातुओं से ज़्यादा होती है और इनका गलनांक भी ज़्यादा होता है। तो अंतराकाशी यौगिक क्या है? पहले अंतराकाशी स्थल पता होना चाहिए। तो डी ब्लॉक तत्व जो होते हैं, संक्रमण तत्व जो होते हैं, उनकी क्रिस्टल संरचना होती है जिसमें BCC, HCP और FCC संरचनाएं शामिल है, जिनके बीच में छोटे छोटे रिक्त स्थान पाए जाते हैं जिन्हें हम अंतराकाशी स्थल कहते हैं। और इन अंतराकाशी स्थलों में छोटे आकार के अधातु आ जाते हैं जिसके कारण जो यौगिक बनते हैं उन्हें हम अंतराकाशी यौगिक कहते हैं। तो ये अंतराकाशी यौगिक। उसके बाद अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें हम, तो इसमें हमारे पास एक आता है रंगीन होते हैं। इसके जो यौगिक है वो रंगीन होते हैं। रंगीनता का कारण क्या है? रंगीनता कारण है DD संक्रमण, DD संक्रमण। अब DD संक्रमण क्या होता है? डी ब्लॉक तत्व के जो आयन है, संक्रमण आयन जो है, इनमें जब विलयन बनता है इनका संक्रमण आयनों का, जैसे को मान लो अपने निकल क्लोराइड को पानी में घोल लिया या कोई भी आयन है, जब हम उसका विलयन बनाते हैं तो उसके डी कक्षक जो है वो विपाटित हो जाते हैं। डी कक्षकों का विपाटन हो जाता है निम्न ऊर्जा के T2G और उच्च ऊर्जा के Eg में, T2G और Eg में। अब शर्त यह है रंगीनता के लिए कि उसके पास अयुग्मित इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। अगर अयुग्मित इलेक्ट्रॉन यहाँ उपलब्ध है तो वो पहले निम्न ऊर्जा के कक्षक में जाएगा, T2G में जाएगा, निम्न ऊर्जा के कक्षक में, और जैसे ही उसको ऊर्जा मिलेगी वो उत्तेजित होकर Eg में चला जाएगा, ऊर्जा ग्रहण करके वो Eg में चला जाएगा। इलेक्ट्रॉन का T2G से Eg में जाना ही DD संक्रमण होता है, यह DD संक्रमण होता है। अब जब ये वापस Eg से अपनी सामान्य अवस्था यानी T2G में लौटता है तो उस समय ये किसी न किसी प्रकाश का उत्सर्जन करता है, किसी न किसी रंग का उत्सर्जन करता है, रंग का त्याग करता है, उत्सर्जन करता है और उसी रंग का हमें दिखाई देता है। तो किसी न किसी रंग के प्रकाश को ये त्यागता है। तो रंगीनता कारण DD संक्रमण है। जिनमें अयुग्मित इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं उनमें इलेक्ट्रॉन जो होता है वो निम्न ऊर्जा के T2G कक्षक से Eg कक्षक में जाता है। इलेक्ट्रॉन का T2G से Eg में जाना DD संक्रमण कहलाता है और जब ये वापस अपनी सामान्य अवस्था में लौटता है तो हमें रंगीन दिखाई देता है। तो ये कारण है रंगीनता का। इसके अलावा अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अपने देखें तो ऑक्सो आयन में से आपको कुछ ऑक्सो आयन दे देगा, जैसे MnO4 माइनस VO2 प्लस। एबेसिडे में से भी आ सकता है क्वेश्चन, Cr2O7 माइनस 2। अब कह देगा सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो ऐसे केस में आप क्या करें, धातु की ऑक्सीकरण अवस्था निकाल लें। जैसे यहाँ Mn की ऑक्सीकरण अवस्था +7 है, या Cr की ऑक्सीकरण अवस्था +6 है, या V की ऑक्सीकरण अवस्था +5 है। तो जितनी ज़्यादा धातु की ऑक्सीकरण अवस्था होती है उतना ही वो प्रबल
ऑक्सीकारक होता है। तो यहाँ सबसे प्रबल ऑक्सीकारक जो है वो MnO4 माइनस है। MnO4 माइनस सबसे प्रबल ऑक्सीकारक है। उसके बाद Cr2O7 माइनस 2 और इनमें सबसे कम VO2 प्लस है। तो ये ऑक्सीकारक क्षमता का क्रम रहता है। उसके बाद एक क्वेश्चन 2012 के एग्जाम में भी ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन है हमारे पास Cr+2 व Fe+2 में से कौन प्रबल अपचायक है। इस तरह का क्वेश्चन आता है, Cr+2 Fe+2 में से कौन प्रबल अपचायक है। तो इसको कैसे करेंगे, पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अपचायक कौन होता है, जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण हो, स्वयं का ऑक्सीकरण हो। तो Cr+2 का ऑक्सीकरण करोगे तो Cr+3 बनेगा, Fe+2 का ऑक्सीकरण करोगे तो Fe+3 बनेगा। तो जिसका स्वयं का ऑक्सीकरण होता है उसे हम अपचायक कहते हैं। अतः Cr+2 Cr+3 में बदलेगा, Fe+2 Fe+3 में बदलेगा। अब क्रोमियम+2 का विन्यास देखें तो 3d4 है, क्रोमियम+3 का देखें तो 3d3 है, Fe+2 का देखें तो 3d6 है, Fe+3 का देखें तो 3d5 है। तो हम देखते हैं कि जब Cr+2 से Cr+3 बना है तो 3d4 का परिवर्तन 3d3 में हुआ है, और जब Fe+2 से Fe+3 बना है तो 3d6 का परिवर्तन 3d5 में हुआ है। ये जो 3d3 और 3d5 है ये दोनों ही विन्यास स्थायी हैं, दोनों ही विन्यास स्थायी हैं, लेकिन 3d3 का स्थायित्व 3d5 से ज़्यादा है। 3d3 का स्थायित्व जो होता है वो 3d5 से ज़्यादा होता है, क्योंकि 3d3 अगर देखेंगे ना तो वो T2G अर्धभरा हो जाएगा। देखो 1 2 3 अर्धभरा T2G हो जाएगा, इसलिए वो ज़्यादा स्थायी होता है। जब इलेक्ट्रॉन नीचे वाले ऊर्जा में भरे जाते हैं, नीचे कम ऊर्जा वाले कक्षक में भरे जाते हैं तो स्थायित्व हमेशा ज़्यादा रहता है। लेकिन अब जब आप 5 बनाएंगे D5 तो 2 इलेक्ट्रॉन EG में भी आएंगे। अब है तो ये भी अर्धभराई, लेकिन इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा वाले में आ गए, उच्च ऊर्जा वाले में आते ही स्थायित्व थोड़ा कम हो जाता है। तो यहाँ 3d3 का स्थायित्व जो है 3d5 से ज़्यादा होता है, इसलिए Cr+3 जो है वो अधिक स्थायी है कंपेरेटिवली Fe+3 के। अतः Cr+2 प्रबल अपचायक है। Cr+2 प्रबल अपचायक है क्योंकि Cr+2 अगर इलेक्ट्रॉन देगा तो 3d3 विन्यास बनेगा जो ज़्यादा स्थायी होता है बजाय Fe+2 के इलेक्ट्रॉन देने के बाद 3d5 बनने से, इसलिए Cr+2 प्रबल अपचायक है। तो ये क्वेश्चन जो है आपका आ सकता है। उसके बाद आपको दे दिया गया MnO4 माइनस, कुछ ऑक्सो आयन दिए हुए हैं जैसे MnO4 माइनस पर मैग्नेट, मैग्नेट, क्रोमेट और डाइक्रोमेट, इनकी संरचनाएं जो है पूछ सकता है। तो MnO4 माइनस है तो Mn के साथ 4 O लगाएं, -1 लगाएं, बाकी O के बॉन्ड पूरे कर दे। ऐसे MnO4 -2 है तो Mn के साथ 4 O लगाएं, अब -2 है तो -2 लगाएं और बाकियों का डबल बॉन्ड पूरे कर दे। ये मैग्नेट की संरचना हो गई, चतुष्फलकीय संरचना होती है दोनों की। CrO4 -2 सेम टू सेम यही है, MnO4 -2 की तरह Cr के साथ 4 O लगे, माइनस के 2 हैं तो -1 -2, बाकियों के डबल बॉन्ड पूरे कर लें तो CrO4 -2 हो जाएगा। अगर Cr2O7 -2 कहता है तो आप इस एक O को 2 Cr के बीच साझा करते हुए संरचना बना दे सेम टू सेम, यानी इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट सेम बना दे, सिर्फ एक O का बीच में साझा किया हो, तो ये Cr2O7 -2 की संरचना बन जाती है। 2 चतुष्फलक आपस में जुड़े होते हैं जिनमें बंद कोण 126 डिग्री का होता है, 126 डिग्री का बंद कोण लिए होते हैं ये दोनों आपस में, तो ये डाइक्रोमेट की संरचना बन जाती है। उसके बाद अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है लैंथेनॉइड आकुंचन। लैंथेनॉइड आकुंचन, लैंथेनॉइड आकुंचन। अब लैंथेनॉइड आकुंचन क्या होता है? लैंथेनॉइड श्रेणी में जब बाएं से दाएं जाते हैं, बाएं से दाएं जाते हैं तो आकार लगातार घटता है, ये बड़ा है ये छोटा है, आकार घटता है जिसे लैंथेनॉइड आकुंचन कहते हैं। आकार का घटना बाएं से दाएं जाने पर, लैंथेनॉइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाने पर आकार लगातार घटता है जिसे लैंथेनॉइड आकुंचन कहते हैं। लैंथेनॉइड आकुंचन का कारण 4f कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। 4f कक्षकों का
दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। 4f कक्षकों का जो परिरक्षण प्रभाव होता है वो कमजोर होता है, जिसके कारण नाभिकीय आवेश बाएं से दाएं जाते हैं तो लगातार बढ़ता जाता है और आकार जो है घटता जाता है। बाकी आप इतना भी लिख देंगे कि अगर 4f कक्षकों का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव, तो भी आपका आंसर सफिशिएंट है। उसके बाद लैंथेनाइड तत्वों की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था अगर आपसे पूछता है तो +3 लैंथेनाइड की सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 है। लैंथेनाइड में गैडोलिनियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इंपॉर्टेंट है, जीडी का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी इंपॉर्टेंट है। जीडी का जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, जीडी आपके पास 64 नंबर पे आता है, 64 नंबर पे आएगा जीडी। तो 64 पे आएगा तो जिनोन के 54, 6s के 2, 54 और 2 56, 4f के 7, 56 और 7 63 और 5d का 1, ये विन्यास होता है गैडोलिनियम का। जिनोन 4f7, 5d1, 6s2 इंपॉर्टेंट है गैडोलिनियम का विन्यास। इसके अलावा एक्टिनाइड आकुंचन भी प्रश्न आ जाता है। अब एक्टिनाइड श्रेणी में बाएं से दाएं जाएंगे तो आकार घटेगा, जिसे एक्टिनाइड आकुंचन कहते हैं। और एक्टिनाइड आकुंचन जो होता है वो लैंथेनाइड से ज्यादा होता है। एक्टिनाइड आकुंचन जो, जैसे लैंथेनाइड मान लो ये आकार था, इतना हुआ, एक्टिनाइड में ये आकार था, इतना हो जाएगा। यानी एक्टिनाइड आकुंचन लैंथेनाइड आकुंचन से ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें 4f कक्षक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है और इसमें 5f कक्षक का दुर्बल परिरक्षण प्रभाव है। और 5f का परिरक्षण प्रभाव जो होता है वो 4f से ज्यादा दुर्बल होता है। 5f का परिरक्षण प्रभाव 4f से ज्यादा दुर्बल होता है, यानी अति दुर्बल परिरक्षण प्रभाव होता है 5f का। इसलिए लैंथेनाइड आकुंचन की तुलना में एक्टिनाइड आकुंचन ज्यादा होता है। अब आपसे पूछ सकता है एक्टिनाइड के +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले कोई 2 तत्व बताओ, तो नेपटूनियम और प्लूटोनियम, Np और Pu +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व हैं। +7 ऑक्सीकरण अवस्था दर्शाने वाले तत्व Np और Pu। उसके बाद आपसे मिश्र धातु पूछ सकता है। मिश्र धातु जो है वो लैंथेनाइडों की मुख्य मिश्र धातु जो है वो मिश्र धातु है। लगभग 95% तक इसमें लैंथेनाइड तत्व पाए जाते हैं और ऑलमोस्ट 5% आयरन होता है। तो 95% लैंथेनाइड और 5% आयरन से मिलकर बनती है मिश्र धातु। तो लैंथेनाइडों की मिश्र धातु है मिश्र धातु। तो ये हमारे पास डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक के मुख्य बिंदु मैंने रिपीट किए। स्टूडेंट, यदि आपको हमारे वीडियो बेहतर लग रहे हैं, विद्यार्थी हित में लग रहे हैं, तो कृपया इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और सभी विद्यार्थियों तक पहुंचाने का कष्ट कीजिएगा। बहुत जल्द मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। धन्यवाद।